सर आज आप लोग आए यहाँ पर, क्या समस्या है, किसको लेकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप पूरा जरा बताएं, मामला क्या मामला है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी यूसुफ सराय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 2005 से जुड़ा हूँ। वहाँ मेरी एजेंसी 2005 से है और हमें ये प्रॉब्लम जो आई जिसके लिए हम आपके साथ आज बैठे हैं आपके सामने, ये 2016 से शुरुआत हो गई इसकी, क्योंकि एक मिस्टर ML बजाज AO जो कि हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होके आए थे नेहरू प्लेस ब्रांच से, वहाँ पर वो सीनियर असिस्टेंट थे, हमारे यहाँ प्रमोट होकर आए थे। उन्होंने 2018 में हमारे एक कोलीग हैं मिस्टर ललित कुमार, इनके मेडिक्लेम के 3 बिजनेस उन्होंने अपने रसूख दिखाते हुए उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिए हमारे ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र करा। उनके साथ ललित कुमार के साथ उन्होंने चीटिंग की और न्यू इंडिया के साथ उन्होंने करप्शन किया। हमने उसकी कंप्लेंट अपनी ब्रांच मैनेजर को की। ब्रांच मैनेजर ने कोई सॉलिड कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाई वो। इसके बाद हमें हमारे सीनियर्स जो और सीनियर हैं, डिविज़नल ऑफिसर, CMD, GM, इन सबको हमने बारी बारी से कंप्लेंट करते रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो एक तरह से फेक साबित हुई। उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर किया डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो हुई, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट आज तक हमें नहीं दी। 2 बार हम विजिलेंस ऑफिस में गए, विजिलेंस ऑफिसर से मिले। एक बार में तो मिस्टर विजेंद्र गुप्ता थे वहाँ मैनेजर, उन्होंने भी कोई एक्शन या रिपोर्ट हमें नहीं दी। दूसरी बार मिस्टर वेद प्रकाश, उनसे भी मिले हम, उनसे अपनी पूरी फाइल दी है, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ देने के बाद में भी कोई एक्शन रिपोर्ट हमें नहीं मिली। कोई भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी। सर अभी तक कोर्ट की तरफ से या मतलब आपने किसी की कंप्लेंट दी, उसकी तरफ से क्या एक्शन हुआ इसमें? कितना टाइम हो गया आपने एविडेंस भी बता? एक्शन तो उन्होंने कमेटी बनी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बनाई है, लेकिन हमारे पूछने पर कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसका क्या एक्शन हुआ, उन्होंने कहा हमें अपने सीनियर्स को दे दी है और वही करेंगे जो करेंगे। आप अपनी पूरी थोड़ा सा लाउड बोल। हमारे ऑफिस में आ गए तो विशेश्वर तंतवाल उनकी एजेंसी में अपने केस डालने लगे। पूरा नाम बता दिया करें बजाज का, बजाज और कोई मदन लाल बजाज हमारे ऑफिस में ट्रांसफ़र हुए तो उन्होंने पहले से वो अपना काम करते आ रहे हैं पर्सनल। उन्होंने मिस्टर विशेश्वर तंत्री चुनी, उन्होंने उसमें अपने केस डालने शुरू कर दिए और उनसे अपना कमीशन लेते रहे। एक बार विशेश्वर तंतपाल को किसी कारणवश अपने नेटिव प्लेस जाना पड़ गया और अभी कमीशन आया नहीं था, कमीशन मिला नहीं था, तो विशेश्वर तंतपाल ने अपना एक चेक साइन करके ब्लैंक चेक उनको दे दिया। उन्होंने अपने
बैंक गए, जब कमीशन आ गया उसके बाद में बैंक गए और उन्होंने 51,000 रुपये का कैश विड्रॉल किया, चेक खुद, अपना नाम खुद लिखा उन्होंने, अमाउंट भी खुद भरा है और विड्रॉल भी अपना पीछे चेक के पीछे सिग्नेचर करके और अपना मोबाइल नंबर लिख के उन्होंने विड्रॉल करा दिया। हमारे इतने सारे प्रूफ देने के बाद में भी न्यू इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया उन पर। हालांकि उनको प्रमोट कर दिया गया, उनकी ट्रांसफ़र भी हमारे एडजेसेंट डिविजनल ऑफिस में कर दी गई। फैक्ट फाइंडिंग भी कुछ नहीं कर पाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी सीनियर ऑफिसर्स को, वहाँ से हमें कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई जवाब देने वाला हमें कोई नहीं मिला। सर मेरे पास तो ये तीन केस हैं जो 1,15,000 रुपये के इसमें प्रीमियम है और करीबन 15,000 रुपये का इसमें कमीशन है तकरीबन। जो हेरा फेरी आप बता रहे हैं, हाँ जी, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए और किसके पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे दूसरी कंपनी में? ये न्यू इंडिया के ब्रांच ऑफिस में से ये डिवीज़न ऑफिस में केस ट्रांसफ़र किए गए और जो पहले मिस्टर बजाज डिविजनल ऑफिस में ही थे, वहाँ उनकी जान पहचान पहले से थी क्योंकि वो वहाँ रह चुके थे, इसलिए उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र करा दिए और कमीशन खाया। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज कराया आपने, इतने बड़े स्कैम का? हमें नॉलेज नहीं थी इसलिए हम मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए। कोई भी कंप्लेंट, शिकायत भी दर्ज नहीं कराई आपने? नहीं, हमें शिकायत हमारी सिर्फ ब्रांच मैनेजर को दी गई, हमारे जीएम को, जनरल मैनेजर, सीएमडी, इन तक कंप्लेंट पहुंचाई हमने। मैनेजर को जो आपने कंप्लेंट दी थी, मैनेजर का क्या नाम है? मिसेस अलका नागपाल। किस ब्रांच में मैनेजर हैं वो? ये यूसुफ सराय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हमारी ब्रांच है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो अभी सर जो आपने बताया कि सारा प्रकरण जो है ये कोर्ट में भी आप इसको लेकर गए थे, तो उनकी तरफ से क्या फिर आपको क्या स्टेटस है उसका? हाँ। सर कोर्ट ने तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, कोर्ट ने तो कहा डिपार्टमेंट इंक्वायरी की जाए और डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए न्यू इंडिया हायर अथॉरिटीज़ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी और कमेटी की रिपोर्ट आज तक हमें नहीं मिली। तो कमेटी ने रिपोर्ट जो बनाई है वो उन्होंने सबमिट कर दी, हमें भी दी है, लेकिन जो उसमें उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं उसका उन्होंने कहा हमारे सीनियर्स ही जवाब दे सकते हैं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो क्या आपने वो रिपोर्ट वापस कोर्ट की तरफ रुख करी या फिर क्या रहा फिर उसके बाद में? नहीं, अभी हमने कोर्ट में नहीं की, हम जाने के लिए सोच रहे हैं। आपके वकील साहब ने इस पूरे प्रकरण को लेकर 56(3) का संज्ञान लिया हो या किसी और विशेष धाराओं की तरफ रुख करा हो? नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है 56(3) क्या होता है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारे मोदी जी जब से 2014 से यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, तो ये करप्शन का ही केस बनता है और ये ख़त्म होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका प्रॉपर इंक्वायरी होके इसका रिजल्ट आना चाहिए। जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, क्या उसकी सर्वछता में ऐसे लोग पल रहे हैं भ्रष्टाचारी? बिल्कुल, ये देखते हुए तो हम तो यही कहेंगे कि पाल रहे हैं और उन्होंने ही पाल रखे हैं। किसने पाल रखे हैं? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रही है, कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। हम 2018 से हमारी कंप्लेंट है, 2018 से आज 6 साल हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ उनके अगेंस्ट। क्या आप अभी भी मिलने जाते हैं क्या आप उनसे? मिस्टर अमरलाल मियाँ से? जी। नहीं, हम लोग उनसे मिलते नहीं। अब हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। क्या क्या एविडेंस दिया आपने कोर्ट को या आपने जो आपकी जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको?
जब हमारी पहली कंप्लेंट हमारी 2018 में हमने पहली कंप्लेंट की थी मैनेजर को, कुछ ऑडियो वीडियो कुछ ऐसा एविडेंस? तो 23 अक्टूबर 2018 को हमारी कंप्लेंट है ब्रांच मैनेजर को। उसके करीबन एक हफ्ते के बाद में हमारे एक एजेंट हैं मिस्टर मदन लाल बजाज जी ने उनसे सॉल्यूशन करने के लिए कहा कि भाई इसको हमारी ये जो हो गया है केस इसको सॉल्यूशन करिए। वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद हमारी ब्रांच मैनेजर अलका नागपाल जी, उन्होंने भी एक मीटिंग अरेंज की थी जिसकी की वीडियो हमारे पास है। उसमें अलका नागपाल जी कह भी रही हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग लीजिए और क्या चाहते हैं आप। किसने माफ़ी मांग ली? पूरी मदन लाल बजाज जी ने। क्या माफ़ी मांगी? उन्होंने माफ़ी मांगी कि गलती हो गई मेरे से, मैंने जो किया। और उन्होंने कमीशन, ये जो 3 केस हैं इसका तकरीबन जो 15,000 के करीब कमीशन है वो भी वापस कर दिया, लेकिन कैश में किया है, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। किसको किया ये कमीशन वापस? ये एजेंट जिसके मिस्टर ललित कुमार के जिसके केस खाए, अच्छा, आपको दे दिया। आज वापस कर दिया था। तो आपके सिवा वहाँ पर उस टाइम पे और कौन थे जिनके सामने दिया गया था कमीशन? वो हमारे सामने नहीं दे गया। उन्होंने किसी स्टाफ पर्सनल तौर पर। अब कितने लोग हो आप जो कोर्ट की तरफ रुख किया है? हम लोग तकरीबन 11 लोग हैं कि हम कोर्ट में गए जो। 11 के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, किसी एक के साथ हुआ, लेकिन हमें डर था कि ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। एक के साथ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी सर, कंटिन्यू। मेरा नाम संजय छाबड़ा है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। ओनली हिंदी सर? हाँ, तो एज फार एज जितनी कोशिश होगी हिंदी हाँ, में। कोशिश तो ये एजेंट्स मेरे पास सन 2017-18 में सबसे पहले आए, ये कहते हुए कि इनके ऑफिस में एक ऑफिसर रिक्रूट हुए हैं बाय द नेम ऑफ मिस्टर ML बजाज, मदन लाल बजाज, जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारी कुछ, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत या किसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि वो उसमें अपना एजेंसी कोड नहीं दे सकते, ही बीइंग वो तो सरकारी कर्मचारी है, तो आप अपना एजेंसी कोड दीजिए, बशर्ते उसमें से जो भी कमीशन बनेगी एजेंसी कोड की वो आप ML बजाज जी को वापस दें। ये इस ब्रांच में, जिस ब्रांच के हैं एजेंट्स, ये इन्होंने कभी ऐसा ना देखा था, ना सुना था, ना ये करना चाहते थे। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज की, तो उस ऑफिसर ने कोई एक एजेंट को टारगेट किया और उस एजेंट को डरा धमका के ये कहा कि भाई ये काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपकी एजेंसी में मैं रोने अटका दूंगा, मैं कैंसिल कर दूँ, सो यू वुड बी लेफ्ट जॉबलेस। तो अंडर प्रेशर, अंडर कोर्शन, ही एग्रीड टू डू दैट, बट ही मेड अ कंप्लेंट। इसी तरह के और कई इस तरह के इंसिडेंट्स होते चले गए जो एजेंट्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। जब ये एजेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हम एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बात हायर अथॉरिटीज़ की नॉलेज में डालना चाहते हैं कि ये इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या ये बात ठीक है। एक नोटिस बनाया गया, नोटिस अथॉरिटीज़ को गया, उसका पहले कोई जवाब नहीं आया। एक और रिमाइंडर दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई जिसमें जो एविडेंस टू द एक्सटेंट कि देखिए इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये ऑफिसर प्रेशराइज कर रहा है, एंड सम एक्शन मस्ट बी टेकन, दिस इज नथिंग बट करप्शन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। उनकी गाइडलाइंस, उनके रूल्स ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के साथ सॉलिसिट नहीं कर सकते। वो काम एक एजेंसी का है, एक एजेंट का है, जो अंडर द इंश्योरेंस एक्ट अपॉइंटेड है, जिसको
हर इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है। जब वो रिप्रेजेंटेशन गई तो कंपनी ने ये डिसाइड किया एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, और वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मतलब कि जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई ट्रुथ है, या ये अननेसेसरी एक बड़े ही अच्छे ऑफिसर को, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे इनिशियली वो उसी दफ्तर के सीनियर ऑफिसर्स थे। अब इट इज़ लाइक सेइंग कि जी इन्हीं 3 सीनियर ऑफिसर्स ये कहे कि मैं अपने ही कोलीग को इम्प्लीकेट करूंगा, वो तो हो नहीं सकता। तो जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पहले दिन गए, इनको कहा गया कि जी आप ये कंप्लेंट विड्रॉ करें, ये आपकी भलाई के लिए है, अदरवाइज आपकी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। अब ये बात बंद कमरे में हो रही। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो एक रिपोर्ट आई वो ये आई कि इन लोगों ने कहा कि मिस्टर एमएल बजाज जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हम इस बात को मानते हैं, हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब हम उनको प्रमोट करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो ये फिर मेरे पास आए कि जी हमने ना कभी ऐसा कहा, और ये तो ऑब्जेक्शनेबल है कि बल्कि प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। हमने ये सारे तथ्य हाई कोर्ट के आगे रखे और हमने कहा कि जी एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी बात रिकॉर्ड करे और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन दे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है एट दिस स्टेज। इट इज़ ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैं कोई डायरेक्ट 200 की कंप्लेंट या 156(3) में जाके उसके खिलाफ नहीं फाइट कर सकता। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट हुई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। उसमें एक ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए जो एक काबिल एडवोकेट थी, जिन्होंने सारी सुपरवाइज कर रहे थे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में इनका एविडेंस कैसे होगा, वो क्या एविडेंस देगी। उसमें भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी है उसमें कि अनफॉर्चुनेटली जो एजेंट्स हैं दे आर नॉट लॉयर्स, दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देयर एविडेंस। सो मैंने कहा कि जी मुझे या किसी भी लॉयर को आने दिया जाए ताकि वो इनकी तरफ से बोल सके। सो पहले दिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हम इनके अलावा किसी और लॉयर को एंटरटेन नहीं करेंगे, बी दैट एज इट मे, क्योंकि हमारे हाथ में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग थी वेयर मिस्टर एमएल बजाज एडमिट्स कि हाँ ही हैज़ बीन डूइंग दीज एक्टिविटीज़। वो एजेंसी किसी के नाम पे डाल के उनसे कमीशन ले रहे हैं जो उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में नहीं आता है। इनफैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ उनको मना करती है इस तरह का काम ना करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस काम को रफा दफा कर दिया जाए। वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास उनकी। अब ये सारे तथ्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आगे रखे गए। मेरे ख्याल से एमएल बजाज सिंह जाग को भी बुलाया गया, हमें तब नहीं बताया गया कि वो आके वो क्या कहते हैं। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इतने तथ्यों के आगे इसको इग्नोर नहीं कर सकती। इतने क्रूशियल टू द पॉइंट एविडेंस थे जो डायरेक्टली मिस्टर एमएल बजाज को इम्प्लीकेट करते थे, उससे कोई बचा नहीं जा सकता। तो उन्होंने फाइनली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट दी, अपनी डिटेल रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि हाँ ये जो कमीशन के चेक मिलते रहे हैं ये बजाज साहब को मिले, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये हमारे डोमेन के बाहर है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है ये हमारे डोमेन के बाहर है कि ये चेक जो है ये कमीशन के हैं या किसी और बात के। अरे जब आपको एजेंट का साइन चेक मिल गया और 51,000 विड्रॉ कर रहे हैं बजाज साहब, उनके पीछे साइन हो गए, टू से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना कि ये मैं कह नहीं सकता कि ये पैसे किस लिए गए हैं, बट अल्टीमेटली शॉर्ट उन्होंने कह दिया कि हम इनको एक वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह के काम में फिर ना इंडल्ज करें। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम सजेशन या सजा देना नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग का काम सिर्फ ये था कि जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उनमें सच्चाई है या नहीं। जब आप ये मान रहे हैं कि उनमें सच्चाई है तो नेक्स्ट स्टेप था
दैट विजिलेंस डिपार्टमेंट को ये कंप्लेंट लेनी थी एंड दे शुड हैव स्टार्टेड अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट मिस्टर एम एल बजाज. आफ्टर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इट वॉज लाइक अ पेपर वर्क डन, अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं. मतलब एक सिर्फ कागज़ काले करने वाली बात थी. वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई, फाइल के अंदर रख दी गई और फाइल बंद हो गई. ये फिर मेरे पास आए कि जी ये रिपोर्ट तो आ गई, इस रिपोर्ट में तो साफ लिखा हुआ है एम एल बजाज साहब ये कर रहे थे, नाउ व्हाट. तो फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दी गई कि भाई आपकी अपनी कंपनी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, अब तो एक्शन ले लीजिए. तो विजिलेंस डिपार्टमेंट भी बड़े ही जिसे कहते हैं अंडर प्रेशर, उन्होंने भी इन सबको बुलाया अपने ऑफिस में. वो मेरे ख्याल से कनॉट प्लेस में है. और पहले दिन और उनको फिर बुलाने का एक बड़ा अच्छा उनका इंटरेस्टिंग तरीका था जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया था हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया. वो कहते हैं कि आप सब अकेले अकेले आए, इकट्ठे ना आए, ताकि सब जब अकेले अकेले आएंगे हम सबको अकेले अकेले प्रेशराइज करेंगे कि अपनी अपनी कंप्लेंट्स विड्रॉ कर लें. हम इकट्ठी नहीं करना चाहते. तो हमने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया कि नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है दैट दे वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट 3 or 4 पीपल. ये लोग अकेले नहीं आएंगे. विजिलेंस डिपार्टमेंट अल्टीमेटली एग्रीड टू आवर रिक्वेस्ट और इन्होंने वहाँ पे आके अपनी स्टेटमेंट दी. सेम चीज़ रिपीट हुई और वो दिन आज का दिन वी आर बैक टू स्क्वायर वन. विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हमें ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ द एक्शन टेकन और अब व्हाट इज़ द नेसेसिटी. आप ये जाए कि जी अब फिर हम क्यों आए. अब हम इसलिए आए हैं ये एजेंट्स बिकॉज दे आर पेन, दे आर डिस्टर्ब कि आफ्टर ऑल दीज एविडेंसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हाट इज़ द आउटकम. आउटकम ये है कि उनकी करप्ट एक्टिविटीज़, उनकी एक्ट्स ऑफ मिसफीजेंस, उन सब को ग्लोरीफाई किया गया. मतलब उन सब की शाबाशी मिली है एम एल बजाज साहब को और उनको प्रमोट कर दिया गया. उनको प्रमोट किया गया टू द ग्रेड ऑफ व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन नाउ, असिस्टेंट मैनेजर. he has now been made an assistant manager and he is about to retire. So इस सारे कंप्लेंट का एक उद्देश्य था कि ये जो these kind of corrupt activities, this is available in the entire system and these agents, they wanted to bring these activities which are continuing for ages now to the notice, to the knowledge of the Ministry of Finance, to the higher authorities, because ultimately they are not only ruining the reputation of these PSUs, ये उनको to that extent उनके लिए कैश लॉस भी है, बिजनेस लॉस भी है, because the agents are unable to hold to their customers and the officers sitting on the chair want कि कस्टमर्स अब डायरेक्ट उनके पास आने लगे and they should bypass the agents. तो ये हमारी अभी this is our position. That is why these agents want to hold this press conference. They want to bring this to the notice of the public at large that some action must be taken against such kind of officers instead of glorifying their acts of misdeeds and corrupt activities. कंपनी जो है सर, ये आपको लगता है कि मदन लाल आज़ाद का फेवर कर रही है? But it is not only, I would not only say favor कर रही है, for reasons best known to them, which are जो सबको पता है कि क्यों they are supporting him. वो बल्कि सपोर्ट ही नहीं, फेवर ही नहीं, वो इस चीज़ को किसी तरीके से जिसे हम कहेंगे रफा दफा करने की कोशिश कर रही है. बिकॉज इट इज़ लाइक हमारे यहाँ पे एक कहावत है, इट विल स्पिल द कैन ऑफ वर्म्स, कि सभी के घर में कुछ ना कुछ है, अगर एक फंसेगा तो कई लोग फंस सकते. तो क्या आप मानते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी इसमें लिप्त है? सिर्फ न्यू इंडिया नहीं, ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर कैरिंग आउट द वर्क ऑफ इंश्योरेंस अंडर द इंश्योरेंस एक्ट सारी. आपके कानून के हिसाब से क्या पुलिस में जाना आपने उचित नहीं समझा कि इसकी शिकायत अगर
जल्दी से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो पुलिस में इसकी शिकायत की जाए, क्योंकि मामला हेरा फेरी का भी। मामला ये सिर्फ हेरा फेरी का, ये हेरा फेरी का नहीं आएगा. इट विल नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ एन इंडियन पीनल कोड. It is a case of corruption. It is a case of corruption within the organization where you are doing. It is actually a case जो आपकी ड्यूटी असाइंड है वो ना करके आप कुछ और ड्यूटीज करना चाह रहे हैं वहाँ. सो इट इज़ नॉट दैट दे हैव लूटेड एनीबडी. जो वहाँ पे सरकारी दफ्तर बैठे हैं, इट इज़ नॉट दैट दे हैव चीटेड एनीवन, लेकिन वो काम कर रहे हैं जो उनके रूल्स अलाउ नहीं करते. नहीं, पुलिस में तो शिकायत कर सकते थे, जिसके साथ चिटिंग हुई है, करप्शन हुआ है, तो पुलिस में जाने से ऐतराज क्या था? पुलिस में मैं आपको वही कह रहा हूँ, पुलिस में कंप्लेंट नहीं बनेगी बिकॉज फॉर अ मोमेंट मैं आपको एक उसका इलस्ट्रेशन दे देता हूँ. कोई एक अधिकारी है जो सीनियर पोजीशन में है, जो जिसको टेंडर पास करने की अथॉरिटी, वो टेंडर एक्स के बजाय वाई को दे देता है. अब एक्स जो है वो इस इशू के ऊपर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता कि मुझे आपने टेंडर वाई को क्यों दिया, लेकिन वाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बिहाफ पे दिया गया टेंडर, अगर ये पता चल जाए तो इट इज द कंपनी विच हैज टू टेक एन एक्शन कि क्या कोई हेरा फेरी हुई है, क्या कोई अंडर हैंड डीलिंग हुई है. अगर थाने नहीं जा सकते, अगर करप्शन हुआ है, हमारे पास प्रमाण है, तो हम एंटी करप्शन में भी जा सकते हैं. हम उनकी वहाँ- विजिलेंस वहाँ डिपार्टमेंट उसकी ही तो इंक्वायरी गए. हो सकती है. हम उनके विजिलेंस डिपार्टमेंट ही तो गए. विजिलेंस वो विजिलेंस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कोई दिल्ली सरकार की नहीं थी, वो उनकी अपनी कंपनी की विजिलेंस. देखिए, हमें ये बताया गया है और हम ये मानते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, तभी तो उसका नाम विजिलेंस है. विजिलेंस उनकी अपने न्यू इंडिया इंश्योरेंस की अपनी विजिलेंस है. तो अगर वो विजिलेंस डिपार्टमेंट उन्हीं की करप्ट एक्टिविटीज को कंसील करेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसका नाम विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए. वो विजिलेंस डिपार्टमेंट जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का है, वो दूसरे और डिपार्टमेंटों के केस नहीं देखता है, वो केवल न्यू इंडिया इंश्योरेंस की ही वकालत करता है. हम बात कर रहे हैं जो पूरा दिल्ली का या स्टेट का जो बिजनेस डिपार्टमेंट है उसके Correct. रिगार्डिंग बोल रहे हैं, और आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि उस पर क्या क्या धाराएं बननी चाहिए थी, और आपने देखिए, क्या बेस्ट टू बेस्ट करा? मेरे हिसाब से मैं धाराओं के बारे में तो नहीं बोल सकता. देयर शुड हैव बीन अ डोमेस्टिक इंक्वायरी अगेंस्ट हिम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस तथ्य जो हमने प्रोड्यूस किए, ही इज इम्प्लीकेटेड, ही इज प्रूव दैट ही इज इंडल्जिंग इन करप्ट एक्टिविटीज. वो कर रहे थे, और मेरे ख्याल से मिनिमम पनिशमेंट ये होनी चाहिए थी दैट ऑल हिज बेनिफिट्स शुड हैव बीन स्टॉप. अगर उनको मान लीजिए कोई क्रिमिनल वे में आप इम्प्लीकेट नहीं भी कर पाते, बट दिस अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि फिलहाल वैसे वो तो रिटायर हो रहे हैं, हाँ, अब दे ही इज आउटसाइड द परव्यू आल्सो ऑफ द कंपनी. तो अगला कदम ये है कि वी कैन नाउ अगेन गो टू द हाई कोर्ट, ये बात बताते हुए कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, ये विजिलेंस को कंप्लेंट गई है, एंड द कंपनी हैज बीन सिटिंग साइलेंट. देयर इज नो एक्शन ऑन देयर बिहाफ. क्या इन अधिकारियों को भी वहाँ बुलाया गया है कोर्ट में कभी प्रेजेंट हुए? क्या आपने उनके नोटिस वकील करवाया? पेश होते थे, आपने नोटिस करवाया सामने? उनके वकील पेश होते थे, एमएल बजाज साहब के वकील पेश होते थे. तो पार्टी कभी नहीं आई? नहीं, पार्टी कभी नहीं. ये तो आप कारण क्या रहा पार्टी के ना पहुंचने का? देखिए, ये एक रिट पिटीशन जो होती है, एक सिविल प्रोसीडिंग्स होती है. पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड. तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी पार्टी थी, उनके भी वकील आते थे, और उनकी प्रेजेंस में ही ये अपॉइंटमेंट हुई ऑफ अ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और एक ऑब्जर्वर की, जिनके आगे वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आगे जरूर आए. मुझे नहीं लगता वो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी उन्होंने कभी बुलाया. तो आपके हिसाब से तो ये लग रहा है कि कोई कार्रवाई नथिंग, कुछ हो नहीं नथिंग पाई. नथिंग हैज बीन डन. तो फिर फायदे क्या सर? कोर्ट में केस गया, इतनी मेहनत करी दैट्स एग्जैक्टली व्हाई हियर कि आपके पास एविडेंस है, आप ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी, आप खुद कह रहे हैं कि वो गलत है, बट यू डू नॉट टेक एनी जैसे एक्शन. हमारे अभी एक साथी ने पूछा, पत्रकार साथी ने, कि अगला कदम क्या होगा अगर मान लीजिए यहाँ से हाई कोर्ट से कोई निर्णय नहीं निकलता है, फिर आप अगला कदम वही पूछ रहे हैं, अब क्या करेंगे? क्या ऐसे करप्शन वाले के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? देखिए, जो एक सरकारी अधिकारी है, उसके लिए तो फिर एक्शन यही है. आप ये ध्यान रखिएगा, अंडर द प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट ऑल्सो, अ प्राइवेट पर्सन कांट गो एंड मेक अ कंप्लेंट. प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट नहीं करती है. इट इज द स्टेट, इट इज द गवर्नमेंट विच या तो आपको रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, एंड देन स्टार्ट्स द कंप्लेंट.
सो ये एक बड़ी catch-22, तभी मैंने कहा एक पेक्यूलियर सिचुएशन है जिसमें हमने उनके डिपार्टमेंट को, उनकी कंपनी को ये बता दिया कि ये करप्ट है, आप एक्शन लीजिए, पर प्रोबेबली वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज अगर एक के आगे एक्शन लिया तो शायद काफ़ी लोग का नाम आ जाए। तो सर प्राइवेट आदमी एंटी करप्शन में तो जा सकता है ना, कंप्लेंट कर सकता है कि इन अधिकारियों ने हमारे साथ ये करप्शन किया है। ऑप्शन किया देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये दिस डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ करप्शन vis-a-vis मी, नॉट अगेंस्ट द एजेंट, दिस इज करप्शन अगेंस्ट द कंपनी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जी आपके कितने पैसे ले गए, आपने कितनी रिश्वत दी है इनको, तो मैंने तो नहीं दी, मैंने तो रिश्वत नहीं दी इनको। जो पैसे या मुझे मिलने चाहिए थे या कंपनी के कॉफर्स में जाने चाहिए थे, वो ना जाके मिस्टर एमएल बजाज जी की जेब में गए। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो एंटी करप्शन तो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो आपके अब सुझाव पे एक वहाँ पे भी कंप्लेंट फाइल करके देख लें। एमएल बजाज ने निजी तौर पर इन लोगों को बुलाया, जी। तो आप धमकाने के भी तो रास्ते से जा सकते 506 का मुकदमा। देखिए धमकाने का बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन अगर सिचुएशन ये अराइज होगी तो आप भी जानते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं ये बंद कमरों में हुई हैं, और धमकाया इस तरह से गया है कि आपकी एजेंसी कैंसिल कर दी जाएगी, भी तो आपकी एजेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। कोई ये नहीं धमकाया गया कि हम आपके हाथ पांव तोड़ देंगे या आपको मरवाया जाए। तो ये भी हमारे लिए बहुत प्रेशर है आपसे इन भी एजेंट्स के लिए। संपर्क में तो होंगे वो। ये एजेंट्स के लिए बड़ा, ये तो इनकी ब्रेड एंड बटर है। अगर आप कहें कि मैं आपसे जो है आपकी नौकरी ले लूंगा, तो वो भी प्रेशर बहुत है। एंड देन लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आज आप कह सकते हैं कि जी आप ये बात लेके क्यों नहीं चले गए थाने में। मान लीजिए थाने में चले जाते और उसका रिपरकशन यही होता कि इनकी एजेंसी कैंसिल हो जाती। सर एज अ लॉयर होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो इंश्योरेंस की कंपनी है, क्या नॉर्म्स होने चाहिए थे, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपने कोर्ट से क्या बोला कि मतलब सामने वाली पार्टी से ये सब डॉक्यूमेंट मंगवाओ और आपको एविडेंस भी मिले, ऑडियो वीडियो सारा कुछ एविडेंस सब मिल गए। गए, तो आपने कोर्ट से उस चीज़ के लिए क्यों नहीं बोला कि भाई इन पे एक्शन ले जाए? आपने तो अथॉरिटी को बोल दिया, इंश्योरेंस वालों को भी बोल दिया, तो वहाँ कहाँ से इस पे एक्शन होगा बताइए। ऐसा है, कोर्ट विल टेक सम एक्शन। ये रिट कोर्ट होगी, जी जी इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। Right. वो जो भी रिकॉर्ड हम सामने लाते हैं उनके बेसिस पे एक्शन लेते हैं। जी तो हमारी कोर्ट में उस समय जब हमने रिट पिटीशन फाइल की थी, हमारी सिर्फ रिलीफ और प्रेयर ये थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट की गई है उनको कहें कि एक बिल्कुल न्यूट्रल वे में हमें सुने और हमारे जो एविडेंस है, तथ्य है, वो रखे जाएं। क्यों? क्योंकि हम पहले जैसे कहते हैं एक बार सफ़र कर चुके थे। एक पहले जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हुई थी वो एक बर्दफराजे में हुई और हमें कहा गया कि आप अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लें। और जब हमने कहा कि हमें कहा गया तो उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने तथ्य ही नहीं रखे अपने आप। सो देयर वाज नथिंग बिफोर अस टू से कि जी नहीं, इन्होंने तो सारे तथ्य रखे थे, वो तो रिकॉर्ड पे नहीं लिए गए थे। तो इस वजह से उस समय कोर्ट में गए कि जी एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाए जिसके आगे हम ये सारे तथ्य रखेंगे सो दैट इट गेट्स एवरीथिंग रिकॉर्ड। उस सेकंड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी उनकी कोशिश ये पूरी रही थी कि हम ये रिकॉर्ड ना लें, क्योंकि ऑब्जर्वर साहब बैठे थे जो कोर्ट के अपॉइंटेड थे। दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स केम ऑन रिकॉर्ड। और अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो इनकी अपनी रिपोर्ट है वो क्रिस्टल क्लियर है। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि आप एमएल बजाज के वकील के तौर पे आप बात रखते हैं, ये आप तो इनकी तो कोई बात ही नहीं रखी ना। एमएल बजाज की तरफ से नहीं, कोई बात नहीं रखी गई इनका है। सब क्या फेवर हुआ आप बताइए। आप इनके लॉयर भी हैं, बिल्कुल। ठीक है। पहला तो ये बनता है कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो नॉर्म्स होने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए, Correct. उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सेकंड हो गया कि आप वो कार्रवाई कौन करेगा? नहीं, आप कोर्ट को बोलिए ना उस चीज़ के लिए, आप लॉयर है ना। जो कंपनी की तरफ से कार्रवाई होनी है जी, वो एक प्राइवेट आदमी नहीं इन्वोक कर सकता है कि आप करिए। कंप्लेनेंट कौन है? So the complainant here are the agents, but for a purpose. He is not a complainant. Please understand. ओके They have not been cheated. ओके इनसे कोई इंड्यूस करके पैसे नहीं ले गया। आपका एक क्लाइंट है, इनके कस्टमर्स हैं, समझ गया। उन कस्टमर्स को कहा गया कि आप इनके पास ना जाए, हम आपको बेटर डिस्काउंट्स देंगे। समझ गया जी। So does it amount to cheating them? No.
हमारे लैंग्वेज में इट अमाउंट्स टू एंटाइसिंग देयर कस्टमर्स। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पे भी कंप्लेन मतलब ऐसे पीड़ित नहीं आया, मेरे पे ऐसा इंश्योरेंस कंपनी से उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग आए कि भाई एजेंट्स आए मेरे गलत आ पास, रही है, नो ठीक है? मेरे पास एजेंट्स आए हाँ। जो इंश्योरेंस एक्ट में एजेंट्स हैं। एजेंट सर, ओके सर। वो आए कि जी हमारे एक कस्टमर्स हैं, हमारा एक बुके ऑफ कस्टमर्स है जिनको हम इतने सालों से सर्व कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। वो उनको दफ्तर बुलाया जाता है हमारे कस्टमर्स को हमारे नॉलेज के बिना, और उनको कहा जाता है कि हम आपको बेटर टर्म्स Better। देंगे, आप इनको छोड़िए ना, इनको जोड़िए। आप इनको छोड़िए। और वो जो है अब वो कहते हैं कि ठीक है हम छोड़ देते हैं, इनको बेटर टर्म्स दीजिए, लेकिन जो बुला रहा है वो अपने नाम पे कमीशन नहीं ले सकता। ठीक है सर, तो वो किसी एक एजेंट को बुलाता है ठीक है। और वो कहता है कि ये पॉलिसी अब मैं आपके नाम पे लूंगा एज एन एजेंसी कोड में, जो आपको कमीशन मिलनी है पूरी आप मुझे दे देंगे। आपके हिसाब से इंडियन पेनल कोड या फिर जो बीएनएस जो नया बना है जी। उसके बिहार पे क्या सामने वाली पार्टी पे एक्ट बनते हैं, धारा बनती है, ये धारा और क्या एक्शन हुआ उसमें? अगर कोई एक्शन ये ले सकता था तो शायद ये एक्शन इनका कोई कस्टमर ले सकता था। एनी ऑफ देयर कस्टमर कुड हैव टेकन सम एक्शन। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कस्टमर पे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लॉयर हैं इनकी तरफ से, करेक्ट। आपके हिसाब से क्या धाराएं बनती हैं जो जिसपे आपने कोर्ट को बोला भाई इन पे ये एक्ट लगने चाहिए? अगर कोई ये धारा नहीं कहना बनती चाह तो फिर कोर्ट गई क्यों? कोर्ट गए क्यों? तो जो unnecessary हम सफर कोर्ट करने इसलिए वाली बात गए है। कि जो ये मैंने आपको समझाया कि दैट दीज एक्शंस हैड हैपेंड, ये सारे हो रहे थे, ये हमारे कस्टमर्स को इंटाइस किया जा रहा था और उनको कहा जा रहा था कि आप एक स्पेसिफिक एजेंट्स पे जाएं। कोर्ट इसलिए गए कि इंश्योरेंस कंपनी और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो उनकी प्रिंसिपल कंसर्न है वहाँ पे कंप्लेंट्स रजिस्टर हो गई कि आपने इन ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की। कार्रवाई उन्होंने करनी थी, कंपनी ने। सी कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, वो उसके एक मुलाजिम है, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉई। अगर एक एम्प्लॉय करप्ट एक्टिविटीज कर रहा है तो उसकी करप्ट एक्टिविटीज को नोटिस में डालने के लिए जो सफरर है वो उसकी कंपनी के पास जाएगा या वो खुद जाकर कचहरी में खड़ा हो जाएगा कि जी मैं ये आदमी करप्ट है और इसको अंदर कीजिए। दैट्स नॉट हाउ इट फंक्शंस। तो उन्होंने जाके कंपनी में कंप्लेंट की, कंपनी ने उसका कॉग्निजेंस लिया कि हम आपकी कंप्लेंट लेते हैं और हम इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं। दे स्टार्टेड दी इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको पीसेस बता रहा हूँ कि पहली बार जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमें लगा कि ये कंपनी जो है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया कि आप ये विड्रॉ कर लो कंप्लेंट, नॉट सेटिस्फाइड। हम सेटिस्फाइड नहीं है। जब कंपनी ही ठीक से नहीं कर रही थी तो एक हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम एक क्रिमिनल केस करते जी। हैं। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है और हमें पता था कि एज एजेंट्स हम उसमें सक्सेस नहीं करेंगे। So this complaint should have been filed by the vigilance or by the company against his own officer. It is not to be done by a private person. So फिर दूसरी बार जब कोर्ट में गए तब ये कहा कि हमारे जो एविडेंसेस हैं उनको एक न्यूट्रल आदमी के आगे रिकॉर्ड किया जाए और फिर पेश किए जाए कि वेदर मिस्टर एम एल बजाज हैज डन एनीथिंग रॉन्ग और राइट। उनकी अपनी रिपोर्ट है, यस ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। अब जब अपनी रिपोर्ट पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है तो दैट इज व्हाई वी आर हियर। तो सर कंपनी का विजिलेंस डिपार्टमेंट ही क्यों चुना गया? इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार का था, केंद्र सरकार का था, उसमें क्यों फिर जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंप्लेंट होता है वो दैट इज व्हाई द कंपनी हैज मेड इट्स तो वो आपने देखा ना सर, उसका क्या रीजन आया, क्या रिजल्ट आया, फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई रही? देखिए उसके फिर ये आपके पास जाने के क्या फायदे? बिल्कुल ठीक हुआ। उसकी कार्रवाई क्या हुई कि ये नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हमारे लिए डेट्स बड़ी मटेरियल। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट आई जो हमारे पास डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो आई 9 नवंबर 2023 ये डिटेल रिपोर्ट आई। उसके बाद क्योंकि एक्शन नहीं लिया गया तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को ये बताया गया कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है विच क्लियरली मेंशन दैट सम activities which are impermissible in law are being carried out by Mr. M.L. Bajaj. The fact-finding committee last gave us several opportunities and on each opportunity we appeared before them. उनकी जो last hearing हुई वो ही 20/6/2024 जब हम उनके आगे गए
और हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी और हमसे ये कहा गया कि नाउ विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स हम एक्शन लेंगे। दिस इज व्हाट इज टोल्ड टू अस। वी आर टुडे इन नवंबर। अब नवंबर में ना एक्शन लिया भी नहीं गया है एंड वी आर टोल्ड दैट ही इज रिटायरिंग एंड ही हैज बीन प्रमोटेड। उल्टा हो गया। ही हैज बीन प्रमोटेड। Promoted. तो आप अगर इसमें ये कह देते कि ये जो हमने आपकी विजिलेंस में इंक्वायरी की है, वी फाइंड नथिंग अगेंस्ट हिम, मे बी वी वुड हैव टेकन सम एक्शन, लेकिन आपने तो वो भी नहीं बोला। 20/6 को आपने हमारी आखिरी प्रेजेंस रिकॉर्ड की, हम सारे एजेंट्स प्रेजेंट थे, हमारी स्टेटमेंट हुई और हमें कहा गया कि नाउ व्हाट एवर एक्शन विल बी टेकन विल बी इन्फॉर्म टू यू। सर लास्ट क्वेश्चन एक ये है, प्राइवेट पर्सन होने के नाते जी दिल्ली में एंटी करप्शन जो भी भ्रष्टाचार की जो शाखा है, करेक्ट। क्या आप वहाँ पर जाएंगे? ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा view क्योंकि वो है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन करती है जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, क्या वहाँ जाना उचित नहीं समझेंगे? ये मेरा मानना है, मैं वही कह रहा हूँ। मेरी राय ये है कि अभी वो स्टेज आई नहीं थी, इट इज प्री मेच्योर, और शायद ये केस एंटी करप्शन की कैटेगरी में आएगा भी नहीं, बिकॉज दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, एंटी करप्शन लुक्स आफ्टर द केसेस वेयर द करप्शन इज बीइंग डन अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। एक प्राइवेट इंडिविजुअल को कहा जाता है कि आपका ये काम कर दिया जाएगा और इसके एवज में आपके ऊपर ये डैमेजेस, ये खर्चा लगेगा जो आप कैश में दीजिए। दिस इज व्हाट इन्वॉल्व्स बेसिक करप्शन एक्टिविटीज। दिस इज नॉट द केस हियर। दिस इज नॉट द केस हियर। दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर केस विच इज हैपनिंग, जिसको एक्सपोज करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ विद इन द सिस्टम, जिसे कहते हैं सिस्टम का लूप होल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका एडवांटेज लिया जा रहा है कि हम कहने को करप्ट एक्टिव। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, वो अपने नाम में एजेंसी भी नहीं कर रहे। वो जो कस्टमर हैं जिनको, जो इनके बूते में थे, जो वहाँ चले गए, वो उसमें एजेंट कोड भी किसी और का नाम डाला जा रहा है और उनसे कैश लिया जा रहा है। तो हाउ डू यू से दैट ही इज डूइंग करप्ट एक्टिविटीज विज़-अ-विज़ द कंपनी, नॉट अगेंस्ट द एजेंट्स। जो पैसा या तो कंपनी को कमीशन ना देनी पड़ती, आप अपने नाम पे, देयर इज अ प्रोविजन, एक ऑफिसर डायरेक्ट पॉलिसी बुक कर सकता है, देयर इज अ कोड, 0 कोड एज दे से, उसमें कंपनी को कोई कमीशन नहीं देनी, सो इट सेव्स द मनी टू द कंपनी। लेकिन आप वो भी नहीं करते। आप एक एजेंट फिक्स कर रखा है आपने, उसको कहते हैं मुझे पूरा कैश दीजिए और मैं ये सारी पॉलिसीज ट्रांसफर कर लूंगा अपने नाम। सो इट्स अ वेरी पेक्यूलियर केस, इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस कि आप एंटी करप्शन में जाएं। उनको भी तो आपको समझाना पड़ेगा कि हाउ he has been carrying out his activities, and this is the modus operandi which you must understand. It's not a simple case of IPC. It's a very complex modus operandi which is being used so that आप इसके में कभी फंसे ना। और ये कोई एक सज्जन नहीं कर रहे हैं। सर हमारा मोटिव क्या था कोर्ट जाने का? हमारा आपके हिसाब मोटिव से? ये था कि हम कि जो उसको- एक्टिविटीज हो रही हैं हाँ जी, उसको लाइमलाइट में लाएं एक्सपोज करना है या और फिर उसको सजा दिलाना? एक्सपोज करें, ताकि आइदर इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट, सिर्फ एक्सपोज करना, सजा दिलाना नहीं? सो दैट इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। देखिए डेटरेंट ही हो सकता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। जी वो ये कह रहे थे मिस्टर बजाज किसी एक एजेंट को, जो एक हमारे पास कन्वर्सेशन है कि जी जो ठीक है मैंने आपसे लिया मैं आपको वापस कर दूँगा। ही सेड सो, जो मैंने आपसे लिया है मैं आपको वापस कर देता हूँ, लेकिन इस बात को आप लाइमलाइट में मत लाइए, सो दैट मैं कल को किसी और ब्रांच में जाऊँगा तो मैं कर सकूँ। सही बात। So it is a very complex and peculiar case, which probably will take time for us, for everyone to understand. But this is what is going on for many years now, and this must be stopped because the people or the ministry must understand that these agents are the lifeline of these insurance companies. अगर आप इन agents के ही पेट पे लात मारोगे, and if they do a revolt, and they, इनके मेरे हिसाब से बड़ी strong union होनी चाहिए, which is not there. In fact, there is a union of these officers, क्योंकि एक यूनियन ऐसी बॉम्बे में है जो बड़ी एक्टिव है, जिन्होंने इनको भी धमकी दी कि ये कंप्लेंट आप वापस ले लीजिए। धमकी किस प्रकार की सर? धमकी किस प्रकार की दी गई? एजेंसी टर्मिनेट कर देंगे
तो आपका कोई काम नहीं करेगा। सर कोई सेक्शन तो बनते हैं, किसी भी वो तरीके भी कोई सब कुछ धमकी बनता है है। वो सब भी कुछ बनता है उसमें। एक्टिव नहीं, नॉन एक्टिव रिटायर पर्सन जो होते हैं उन्होंने इस तरीके की बात की। देखिए दे मतलब वो एक्टिव भी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव। ठीक है डन है सर, थैंक यू। थैंक यू।